You are currently the only person in this conference. Good evening, everyone. Good evening, sir. ये जो पिछले दिन हम आपको बता रहे थे, सरफेस टेंशन के कारण जो एक एक्स्ट्रा फोर्स लगता है अपार्ट फ्रॉम mg, अगर किसी भी बॉडी को हम लिक्विड के सरफेस से ऊपर पुल आउट करने की कोशिश करते हैं। उस दिन डायग्राम बहुत अच्छे से मेरे को नहीं मिल पा रहा था। ये देखो, ये डायग्राम से आपको थोड़ा समझ आएगा। एनुलर डिस्क का मतलब होता है कि एक डिस्क के अंदर से एक छोटा डिस्क हमने कट करके निकाल दिया, इसको बोलते हैं एनुलर डिस्क। रिंग का मतलब तो समझ में आता ही है, रेक्टेंगुलर प्लेट, वायर फ्रेम। तो जो भी उस दिन हमने डिस्कस किया था, एक उसका एक डायग्राम के साथ आपको हमने दे दिया, इससे थोड़ा आइडिया लगेगा कि, और इसमें सिर्फ सिर्फ सरफेस टेंशन का फोर्स है। अगर हमको टोटल फोर्स निकालना होगा तो प्लस एम जी डालना होगा। ये सरफेस टेंशन फोर्स ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। किसी भी लिक्विड से अगर हम सरफेस से किसी बॉडी को लिफ्ट करने की कोशिश करते हैं तो सरफेस कैसा फोर्स लगा रहा है, ये उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन है। लास्ट क्लास में हमने आपको एनर्जी लॉस या एनर्जी
रिक्वायर्ड इसका फॉर्मूला दिया था। जैसे यहाँ पर एनर्जी रिक्वायर्ड की बात थी, अगर बहुत सारे ड्रॉपलेट्स मिलके एक ड्रॉप फॉर्म करेंगे तो उसमें एनर्जी रिलीज होगी। और बहुत बार क्या होता है कि उस एनर्जी से ऐसा बोलते हैं कि वो ड्रॉप जो है उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर कितना बढ़ेगा। तो जो भी हमने डेल्टा यू निकाला है, ये जो डेल्टा यू है, कैलोरीमेट्रिक में एक कॉन्सेप्ट होता है, अभी हम लोग ने वैसे पढ़ा नहीं है, पढ़ेंगे इसको, कि जो भी हमारा डेल्टा यू है इसको एम सी डेल्टा थीटा इससे इक्वेट कर देंगे। तो इससे पता चल जाएगा कि वो जो ड्रॉप बन रहा है उसका टेम्परेचर कितने से बढ़ जाएगा। ये सी इज द स्पेसिफिक हीट, एम मास होता है, दिस इज मास, दिस इज स्पेसिफिक हीट, और ये होता है चेंज इन टेम्परेचर। तो एक तो है कि क्वेश्चन में कितनी एनर्जी रिलीज हुई यही तक पूछ के, या कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी यही तक पूछ के बात खत्म कर देंगे। और दूसरा ये होता है कि जो भी एनर्जी रिलीज हो रही है अगर वो हीट के फॉर्म में रिलीज हो रही है, तो जो स्फीयर बन रहा है, जो लिक्विड ड्रॉप बन रहा है, उसका टेम्परेचर राइज होगा, और कितने से राइज होगा तो वो हमारा डेल्टा थीटा का हमसे वैल्यू पूछा जा सकता है। तो डेल्टा थीटा यू कैन इजीली कैलकुलेट फ्रॉम हियर। डेल्टा थीटा, बाकी सारी चीजें दी जाएंगी, डेल्टा यू ये हम कैलकुलेट कर सकें डिवाइड बाई एम इंटू सी। ये चीज हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं, कैलोरीमेट्री, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इसके बाद वही चैप्टर शुरू होगा, तो इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं अच्छे से। लेकिन आई होप कि ये कॉन्सेप्ट के ऊपर आप लोग ने वॉल्यूम कंजर्वेशन और एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं ये आपने देख लिया होगा। नेक्स्ट जो हमारा, हाँ बोलिए। सर जो आपने जो डेल्टा यू का फॉर्मूला दिया है वो याद करना है कि मतलब हम डायरेक्ट नहीं कर देखो, सकते मैं हैं? इसको याद करने के लिए इसलिए नहीं बोलता ना, मैंने कभी इसको याद करने के लिए नहीं कहा है। क्यों नहीं बोलता हूँ, क्योंकि ये दोनों में अलग अलग फार्मूले बनते हैं। जैसे लिक्विड ड्रॉप को तोड़ के ड्रॉपलेट्स बनाने में कितना एनर्जी रिक्वायर्ड होगा ये हमने कैलकुलेट कर दिया। अब जब ये ड्रॉपलेट्स कंबाइन होंगे तो कितनी एनर्जी निकलेगी, इसके लिए फॉर्मूला अलग होगा, और वो फॉर्मूला में बहुत ज्यादा फर्क नहीं रहेगा। अब पॉइंट ये है कि हमको कैपिटल आर गिवन है कि स्मॉल आर गिवन है, एन गिवन है, तो इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला में चेंजेस हो सकते हैं। हमको एक फॉर्मूला याद रख रहे हैं और हम दूसरे में उसको इंप्लीमेंट करने लगे तो दो अलग अलग फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। इससे बेटर है कि हम लोग वॉल्यूम कंजर्वेशन करना है, याद रखें, इनिशियल एनर्जी फाइनल एनर्जी कैलकुलेट करने हमको पता हो, टोटल सरफेस एरिया इनटू सरफेस टेंशन, उसके बाद जो सिचुएशन होगा उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। फॉर्मूला डायरेक्ट अगर याद कर लोगे, दोनों अलग अलग सिनेरियो के लिए तुम निकाल लिए और इसको याद कर लिए, दैट इज ऑल्सो फाइन, बट आई डोंट रिकमेंड। क्योंकि जितने ज्यादा तुम फॉर्मूले याद करते जाओगे ना, उतना ही ज्यादा कंफ्यूजन ही बढ़ता है। प्रैक्टिस करते करते अगर ध्यान में हो जाए दोनों फॉर्मूले तो अच्छी बात है, लेकिन फिर बच्चे मिक्स करने लगते हैं, ये टूटने वाले का था या ये जोड़ने वाले का था। और जो समझ के याद करते हैं उनको तो फिर भी मान लो कंफ्यूजन हुआ तो डेराइव कर लेंगे, वो उसी समय उसको कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन जिनको समझ में चीजें नहीं आ रही, सपोज ये कैसे करना है, ये वॉल्यूम कंजर्वेशन क्या होता है, ये एनर्जी कैसे निकालते हैं, अगर ये नहीं पता और उनने सिर्फ फॉर्मूला ये रट लिया है, तो अगर एक टर्म भी गड़बड़ाया तो फिर वो दोबारा इसको निकाल ही नहीं पाएंगे। और ये स्टैंडर्ड रिजल्ट हम नहीं मानते इसको, क्योंकि ये तभी एप्लीकेबल है जब एक बड़ा ड्रॉप को तोड़ने की बात आएगी। इसका दूसरा कन्वर्स वाला भी है, उसमें ये फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा। ऐसा भी नहीं है कि सिंपली 1 माइनस करने से आ जाएगा या 1 बाई करने से आ जाएगा, उसके लिए फिर अलग फॉर्मूला बनेगा, उसमें कैपिटल आर की जगह स्मॉल आर होगा। तो इसलिए थोड़ा सा फर्क आएगा। अगर कहोगे तो हम निकाल देंगे, बट डोंट नीड टू। एक कोई केस याद कर लो, ऐसा भी चलता है कि मान लो तुमने ड्रॉप से ड्रॉपलेट याद कर लिया, ठीक है, अगर ये आ गया तो यही यूज कर लेंगे, नहीं तो दूसरा वाला डेराइव कर लेंगे। ये अपना पर्सनल चॉइस है, आई डोंट रिकमेंड। हाँ, जब ड्रॉपलेट्स ड्रॉप में कन्वर्ट होंगे तो जो हीट एनर्जी, जो एनर्जी रिलीज होगी वो इन टर्म्स ऑफ हीट निकलती है। तो उससे हो सकता है कि टेम्परेचर कितना बढ़ गया ये भी पूछा जा सकता है। सीधे वैल्यू ना पूछ के टेम्परेचर राइज पूछ दिया, तो वो एक पार्ट है जो अभी समझ आ गया तो ठीक है, नहीं तो हम लोग उसको कैलोरीमेट्री में पढ़ेंगे तो ये चीज और अच्छे से क्लियर हो जाएगी।
नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है सरफेस टेंशन का वो है एक्सेस प्रेशर। एक्सेस प्रेशर क्या होता है? एक्सेस प्रेशर हमने बहुत बार बलून फुलाया है और हम लोग को पता है कि एक बॉटल को अगर सीधे सीधे हम रख दें ऐसे ओपन करके, और एक बलून को अगर हमने इतना फुला के और इसको ओपन करके छोड़ दिया, इसमें से हवा निकलेगी या इसमें से निकलेगी या दोनों में से हवा निकलेगी? बताइए। ये हमारा वाटर बोतल है बेसिलरी का, और ये है बलून। किसमें से हवा निकलने का पॉसिबिलिटी है? दोनों ओपन करके छोड़ दिए गए, बलून में थोड़ी हवा भर दी गई और उसको ओपन करके छोड़ दिया गया, बॉटल को ओपन करके छोड़ दिया गया। किससे हवा बाहर आएगी? दिस इज अ वेरी कॉमन ऑब्जर्वेशन। सीरियसली किसी को नहीं समझ आ रहा, या सोच रहे हो कि इतना आसान का क्वेश्चन का आंसर हम क्यों दें? ऐसा सर बलून से क्योंकि वो स्ट्रेच होगा और जो बॉटल रहेंगी उसका वॉल्यूम उसमें ही रहेगा, मतलब जो एयर रहेंगी क्योंकि उसका शेप फिक्स है और वो स्ट्रेच नहीं होगा। ओके तो ये नॉर्मल ऑब्जर्वेशन है कि इसमें से हवा नहीं निकलती है, इन जनरल नहीं निकलती है हवा। इसमें से तुरंत जैसे ही तुम इसको छोड़ोगे हवा निकलने लगेगी। Now the second question is why the air is coming out from this balloon and why it is not coming out from water bottle? वाटर बॉटल को जब हमने ओपन किया तो उसके अंदर से हवा बाहर नहीं निकली, और निकलता है, ऐसा नहीं है। वाटर बॉटल की जगह अगर केन वाला वो जो थम्स अप वगैरह के बॉटल होते हैं उनको जब अचानक से ओपन करते हैं तो बहुत सारा गैस उसमें निकलता है बाहर। तो ये सारे जो ऑब्जर्वेशन हैं इनको हम देख के बता सकते हैं कि अंदर में अगर प्रेशर ज्यादा तो बाहर हवा निकलती है, और अगर अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर बिल्कुल सेम हो गया तो उसको ओपन कर दो बंद कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो केन होते हैं हमारे थम्स अप वगैरह के, तो उसमें क्या होता है, प्रेशर पर उसमें CO2 प्लस H2CO3 भरा रहता है, हाई प्रेशर पर उसको फिल करते हैं, और इसलिए जैसे ही उसको खोलते हैं तो जो गैस है वो बाहर निकलती है क्योंकि अंदर प्रेशर ज्यादा है। उसी तरह से गुब्बारे से जो एयर बाहर निकल रही है उसका वेरी सिंपल रीजन ये है कि बाहर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और अंदर में जो प्रेशर है पी इन ज्यादा है। पी इन इज ग्रेटर देन पी नॉट। बहुत सिंपल सा बात है कि ये प्रेशर ज्यादा होने से ही हवा बाहर निकल रही है। अगर ये प्रेशर बाहर के प्रेशर से बराबर होता तो ये बाहर नहीं निकलती। और ये क्यों ज्यादा हुआ? बिकॉज ऑफ दिस मेम्ब्रेन। ये फ्लेक्सिबल है, ये बॉटल जो है वो रिजिड है, इसलिए अंदर और बाहर के प्रेशर में कोई फर्क नहीं आया जब हमने ओपन किया तो। लेकिन जब हम इसको एयर फिल कर रहे हैं तो ये एक्सपैंड हो रहा है, और इसमें एक इलास्टिक बिहेवियर है, माइंड मतलब कि ये इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह बिहेव कर रहा है, स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव कर रहा है। ये हवा को दबाने की कोशिश कर रहा है, तो जब हवा को दबाएगा तो डेफिनेटली उसका अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा। जितना ज्यादा हम उसको फुलाएंगे उतना ही ज्यादा उसके अंदर जो प्रेशर है वो बढ़ता चला जाएगा। अगर हमने थोड़ा सा फुला के और उसको छोड़ा तो धीरे धीरे हवा निकलती है। अगर हमने बहुत ज्यादा उसको फुला के छोड़ा बहुत तेज निकलेगी। तो ये तेजी से हवा निकलने का जो मेन पॉइंट है वो यही बात को डिपिक्ट करता है कि अंदर का प्रेशर ज्यादा है। और हमारा जो बलून है वो शेप कैसे लेता है, तो अगर 3 डायमेंशनल शेप अगर थोड़ा सा रियलाइज किया जाए तो अंदर और बाहर का बात करें, अगर एक छोटा सा पैच अगर कट करें, यहाँ पर ऐसा एक छोटा सा पैच कट करते हैं तो ये कुछ ऐसा होगा। साइड से देखा जाए तो ऐसा, ये हमारा सरफेस है।
इसके नीचे इनसाइड रीजन है, इसके बाहर आउटसाइड रीजन है। आउटसाइड रीजन में प्रेशर पी नॉट है और जस्ट इनसाइड रीजन में प्रेशर पी इन है और पी इन पी नॉट से बड़ा है। अगर इसका मतलब ये थोड़ा 3 डायमेंशनल व्यू है, अगर इसका साइड व्यू बनाया जाए तो कुछ ऐसा होगा। अगर ये पूरा सरफेस बिल्कुल फ्लैट होता तो उसका साइड व्यू ऐसा होता, और अगर ये सरफेस ऐसे होता, ऐसे बेंड होता टाइप, 3 तरह से ही हमारा सरफेस शेप ले सकता है। जो भी मेम्ब्रेन है वो जो शेप ले रहा है वो इसी तरीके से 3 शेप ले सकता है, या तो ऐसा, या तो ऐसा, या तो ऐसा। अब इन तीनों शेप में अगर हम 2 पॉइंट ले लें, जैसे 1 and 2, यहां पर 1 and 2 और यहां पर 1 and 2, यू कैन सी कि नीचे का लिक्विड ऊपर की तरफ पुश कर रहा है, ऊपर का एयर इसको नीचे की तरफ पुश कर रहा है। अगर सरफेस ने ऐसा शेप लिया है तो डेफिनेटली P2 इज ग्रेटर देन P1, ये बोला जा सकता है। अगर सरफेस बिल्कुल फ्लैट है तो दोनों का प्रेशर सेम होगा, और अगर कुछ ऐसा शेप बन रहा है सरफेस का तो P1 इज ग्रेटर देन P2। जिधर ज्यादा प्रेशर होगा वो उसको दबा देगा। मतलब आप ऐसा समझो कि ये हमारा एक सरफेस है, ठीक है, और ऊपर का एयर इसको नीचे की तरफ और नीचे का एयर उसको ऊपर की तरफ। और एयर क्यों, फ्लूइड बोलो तो ज्यादा अच्छा है, ऐसा ये प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। अब ये दोनों प्रेशर बराबर हो गए तो बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा ये, जो सेकंड सिनेरियो है। अगर नीचे का प्रेशर ज्यादा हो गया तो ऐसा बेंड हो जाएगा, जो कि हमने फर्स्ट वाला देखा है डायग्राम। और अगर ऊपर का प्रेशर ज्यादा हो गया तो ये ऐसा होगा। तो एक्सिस प्रेशर का कॉन्सेप्ट यही से आता है। 2-3 सिनेरियोज हैं और उसमें हम एक्सेस प्रेशर की बात करते हैं। कोई भी सरफेस है और हम उसके सरफेस को देख के बता सकते हैं कि अंदर का प्रेशर ज्यादा होगा, मतलब किस साइड का प्रेशर ज्यादा होगा। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं लिक्विड ड्रॉप। ये हमारा लिक्विड ड्रॉप है, लिक्विड ड्रॉप। तो इसके अंदर पूरा लिक्विड भरा हुआ है और जो सरफेस है वो उसको बांधे हुए, उसको बंद किए हुए है, और ये मेम्ब्रेन की तरह बिहेव कर रहा है। तो ये बिल्कुल वैसा ही बात है कि अंदर हवा हमने भर दी है, काइंड ऑफ। एयर इज ऑल्सो फ्लूइड, वाटर इज ऑल्सो फ्लूइड। तो कहीं पर भी हम देखें, कोई भी छोटा सा पार्ट लें, अगर यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर, यहाँ तो P नॉट है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर इस पॉइंट का प्रेशर अगर मैं P इन से डिनोट करता हूं तो P in is equals to P naught plus delta P, and this delta P is called excess pressure। अंदर का प्रेशर ज्यादा होगा। और ये जो डेल्टा P है फॉर लिक्विड ड्रॉप, ये आता है 2 टाइम S अपॉन R। S इज द सरफेस टेंशन, R इज द रेडियस। कैसे आता है, इसको प्रूफ किया जा सकता है, बहुत सारे तरीके इसको प्रूफ करने के, लेकिन यकीन मानो प्रूफ नहीं भी हम अगर जानते हैं, हमको ये चीज याद होना कि नो वन इज गोइंग टू आस्क यू कि हाउ टू प्रूव दिस। ये प्रूफ से जो क्वेश्चन बनते हैं वो इंजीनियरिंग टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे, वो तुम लोग के लेवल पर नहीं पूछे जाते। बट हमको एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला याद होना चाहिए, और ये फॉर्मूला कैसे आता है इसको हम इग्नोर भी कर सकते हैं। लिक्विड ड्रॉप की जगह अगर ये एयर बबल हो, सोप बबल जिसको बोलते हैं, हम कहोगे तो बता देंगे कैसे होता है ये, लेकिन पहले हम फॉर्मूले पर ही फोकस करेंगे, क्योंकि ये फॉर्मूले ही डायरेक्ट क्वेश्चन में दिखेंगे तुमको, मतलब इन्हीं का यूज हमको दिखेगा। जो हमने बताया था सोप बबल और एयर बबल, उसमें 2 मेम्ब्रेन होती हैं, एक अंदर में और एक बाहर में। कुछ इस तरह का होता है, इसको बोलते हैं हम लोग सोप बबल। इसका अंदर का प्रेशर P इन और इसके बाहर का प्रेशर P नॉट। यहाँ पर भी जो डेल्टा P है दैट इज द एक्सेस प्रेशर, एंड दैट इज इक्वल टू P इन माइनस P नॉट, और ये हो जाएगा 4S अपॉन R। R याद रखिएगा हमेशा रेडियस ऑफ द
ड्रॉप है, ये हमारा ये आर है, ये आर है। मेम्ब्रेन की थिकनेस बहुत कम है, दिस थिकनेस इज वेरी वेरी स्मॉल, सो वी कैन सिंपली इग्नोर दिस। तो ये हमारा सोप बबल है। एक और हमारा केस होता है कि अगर मान लो एक कंटेनर में चारों तरफ वाटर है और एक एयर बबल है, इसको बोलते हैं एयर बबल। तो एयर बबल कैसे फॉर्म होगा? इसके अंदर एयर होगी और एक चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होगा। अब मेम्ब्रेन में 2 पॉइंट फिर से ले लें तो बाहर का प्रेशर जो भी हो, वाटर का प्रेशर हम निकाल सकते हैं बाहर में क्या होगा, लेकिन अंदर का प्रेशर उससे ज्यादा होगा। अगेन यहां पर भी पी इन और ये पी आउट में जो डिफरेंस है वो हमारा हो जाएगा 2t/r, वेयर r इज द रेडियस। ये जो एयर बबल है इसका रेडियस है r, तो ये 2t बाई। ये 3 सिनेरियो है जो हमको समझ में आना चाहिए। और इसको प्रूफ करने के इंटीग्रेशन के तरीके हैं, प्रोजेक्शन तरीका है, बहुत सारे तरीके हैं। मैं अभी लिक्विड ड्रॉप का प्रूफ कर दे रहा हूं। सिमिलरली हम सोप बबल का भी प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूं, प्रूफ इज नॉट रिक्वायर्ड। मेडिकल में बिल्कुल भी प्रूफ की जरूरत नहीं है। जैसे ही प्रूफ इंट्रोड्यूस किया जाता है बच्चे एक्सेस प्रेशर को ही छोड़ देते हैं। देखो, रिजल्ट इंपॉर्टेंट होता है, प्रूफ कुछ जगह इंपॉर्टेंट होते हैं, उसमें वेरिएशन से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मेडिकल में मैक्सिमम जगह डेरिवेशन इग्नोर किए जा सकते हैं। अगर तुमको पूरा पूरा फिजिक्स नहीं जानना है तो इट्स नॉट अ बिग डील, कोई बड़ा दिक्कत उससे नहीं आएगा तुम्हारा प्रॉब्लम। इंजीनियरिंग के बच्चों को हर चीज अच्छे से बारीकी से समझना होता है, और जो बच्चे थोड़ा अच्छा करने का सोचते हैं, वो हर कंडीशन के लिए रेडी रहना चाहते हैं, उनके लिए हर बारीकी समझना जरूरी होता है। बाकी एक एवरेज प्रिपरेशन कर रहा बच्चा अगर ढंग से चीजों को सुन के समझ के सिर्फ रिजल्ट्स याद कर ले, दिक्कत कहाँ होती है? रिजल्ट भी याद करते हैं तो बिना समझे याद करते हैं। थोड़ा बहुत उसका आइडिया लेके रिजल्ट्स याद करो, कभी कंफ्यूजन हो तो थोड़ा सा तुम कुछ कर पाओ ऐसा याद करो। तो फॉर्मूला चार्ट कहीं किसी बुक में फिजिक्स का टेबल मिल जाता है, फिजिक्स का एक फॉर्मूला बुक मिल जाता है, उससे सारे फॉर्मूले रटने लगते हैं बच्चे। ऐसे तो कभी कुछ नहीं प्रिपेयर होगा। अपने को कंटेक्स्ट समझ के चीजों को याद करना है, इंप्लीमेंटेशन जरूरी है। 100 फॉर्मूले तुम्हारे पास रख दिया हमने, क्वेश्चन आ रहा है सामने, तुमको यही नहीं समझ आ रहा कि कौन सा फॉर्मूला हमको यूज करना है, तो तुमने 100 फॉर्मूले रट के भी क्या कर लिए, कुछ नहीं फायदा हुआ। अगर कोई 10 फॉर्मूला भी याद करता है और 10 को तरीके से यूज करना जानता है तो काफी अच्छे अच्छे जगह उसको यूज करके उससे काम बन जाएगा उसका। तो पहला काम है फॉर्मूला याद करना, जो मैक्सिमम बच्चे कर लेते हैं। सेकेंड स्टेप जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट मुझे लगता है फिजिक्स में आती है, वो है इस फॉर्मूले को क्वेश्चन के अंदर पिरोना, और वहीं पर आता है इस बकबक का रोल, जो भी हम कर रहे हैं और जो तुम लोग सुन रहे हो, इसको कहते हैं बकबक। यही बकबक को सुन सुन के दिमाग में एक लॉजिक डेवलप होता है कि अच्छा ऐसा होगा तो ऐसा करना चाहिए, ऐसा होगा तो ऐसा सोचना चाहिए। लेकिन मैक्सिमम बच्चों को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि टीचर क्या बोल रहा है, क्या लॉजिक दे रहा है, कैसे समझाने की कोशिश कर रहा है। सबका ये इंटरेस्ट है कि सर बता देते हैं कि ये क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, ताकि जब भी वो क्वेश्चन आए तो हम बस वही फॉर्मूला लगाएं, सर दर्द हटे। मैक्सिमम बच्चे सिर्फ इसी एटीट्यूड में चीजों को सीखने की कोशिश करते हैं, ऐसे ही सिखाया गया उनको बचपन से। कभी कोई बच्चा इस तरीके से सोचने की कोशिश नहीं करता कि अच्छा ठीक है, उसने मेरे को चीजें तरीके से समझा दी है, अब मेरा दिमाग जैसे लगेगा हम उसको लगाएंगे और हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये ज्यादा लॉजिकल भी है, इससे ज्यादा जल्दी जल्दी क्वेश्चन नहीं बनेंगे और हमको भी गलत सही का अंदाज लगेगा। लेकिन हम आंख बंद करके चाहते हैं कि टीचर ही बोले कि देखो ये जब आएगा तो यहाँ पर ऐसे करना है। अब बस घोड़े की तरह हमने दोनों तरफ ऐसे लगा लिया है, जब घोड़े को देखे होगे ऐसे लगा लेते हैं दोनों तरफ ताकि वो इधर उधर ना देखे। बस वैसे ही हम बिल्कुल इधर उधर नहीं देखना चाहते, घोड़े की तरह सीधे सीधे जो टीचर ने दिखा दिया वैसा दिखना है, आगे चलते जाना है।
और जो लोग टाइम के साथ इस तरीके मतलब ये तरीके को चेंज नहीं करते, उनको फिजिक्स कभी भी आसान नहीं लगता, कभी भी। मतलब वो इससे बाहर ही नहीं निकलते। वो जैसे तैसे अपना हमने पढ़ लिया, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, काइंड ऑफ इसी आर्गुमेंट में रहते हैं। तो मेरा पॉइंट यही है कि क्वेश्चन तभी बनेंगे जब तुम बाकी के डिस्कशन सुनोगे। हमने इतनी सारी बातें लिखी, हमने यहां से एग्जाम्पल देना शुरू किया, हमने तो एक लाइन एक वर्ड भी इसके लिए नहीं लिखा कि ये एक बलून है, इसके अंदर हवा भर दी, जब हम इसको खोलेंगे तो हवा निकली, तो बाहर क्यों निकली, कुछ नहीं बोला इसके बारे, लिखा कुछ भी नहीं इसके बारे में, लेकिन हमने 5 मिनट इसके बारे में डिस्कशन किया। अब कोई बच्चा उसको दिख रहा है कि अरे सर तो कुछ लिख ही नहीं रहा है, सर ने तो कुछ लिखा ही नहीं, मतलब इसका कोई मतलब नहीं है, जो सर लिख रहे हैं उसी का तो मतलब है, जबकि एक्चुअल मतलब उन सारी बातों का है जो क्लास में बकबक की जा रही है। इवन हम एग्जाम्पल, हम जोक भी क्रैक कर रहे हैं ना, तो उसका भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं यूज है, कहीं ना कहीं उसका रिफ्लेक्शन तुमको दिखने वाला है, बोल के वो जोक भी क्रैक किया जाता है। इतना टाइम किसके पास है जो तुमको मतलब क्लास में का चुटकुले सुनाएगा? इतना सारा कंटेंट है पढ़ाने को, इतना सारा अपना सिलेबस है भास्ट, उसमें तुमको कोई जोक सुनाएगा? 9th-10th की क्लास चल रही है जहां पढ़ाने को कुछ नहीं है, तो चलो बच्चों को थोड़ा एंटरटेन कर दिया जाए। तो कुछ भी यहाँ पर अगर तुमको बोला जाता है तो कहीं ना कहीं उसका रिलेशन कंटेक्स्ट से है, कहीं ना कहीं उसका सिलेबस से उसका रिलेशन है। इसलिए तुमको सारी बातें सुननी है और कंटेक्स्ट पर फोकस रखना है कि अच्छा ये किस संदर्भ में हो रही है बातें। इस एटीट्यूड से अगर बच्चा क्लास करता है तो मतलब कहीं कभी फर्क नहीं पड़ता कि तुम कब से पढ़ना शुरू किए। मैं ये भी बोल रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि अच्छा मेरे तो 4-5 चैप्टर 7 चैप्टर छूट गए, ये वो। अभी भी कोई बच्चा इस तरीके से अगर उसकी थॉट प्रोसेस चेंज होती है और बदलता है और वो सोचता है, तो याद रखना कि अभी भी इतना समय बाकी है, इतना समय बाकी है कि जो छूट गया उसको तो करना है, करेगा ही करेगा, और जो आने वाला है उसको भी इतनी अच्छे से करेगा कि वो फिजिक्स उसका एक बहुत ही स्ट्रांग होल्ड हो जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल आज के डेट में जो है वो बच्चों को उनका जो नॉर्मल तरीका है पढ़ने का, जो कि सही नहीं है बहुत सारे बच्चों का, उसको चेंज करना ही बड़ा मुश्किल है। एवरीवन इज रिजिड इन देयर सेल्फ्स कि हम जो कर रहे हैं वो सबसे बढ़िया चीज कर रहे हैं और कोई हमको और सिखा नहीं सकता, कोई हमको बता नहीं सकता। अगर वो टीचर बता रहा है तो ठीक है, लेकिन हमको तो अपना ही करना है। बस इस जोनर में हर बच्चे चले गए हैं और इसीलिए टीचर एक लिमिट के बाद वो भी थक जाता है। ठीक है, अब अगला सुनने को रेडी ही नहीं है तो फिर क्या सुनाना? अच्छी बात है, कर लो जो करना है। क्योंकि अगर टीचर को ढंग से कोई फॉलो कर ले, टीचर के कोई भी टीचर हो, इट्स नॉट लाइक कि मैं अपने ही बारे में बात कर रहा हूं, कोई भी टीचर है उसको ढंग से कोई फॉलो कर ले, एक्सपीरियंस अगर टीचर हो, तो अगर सिर्फ उसको फॉलो भर कर ले अच्छे से, तो उसके अपने आप सारी चीजें इंप्रूव होने लगती है। एक सब्जेक्ट नहीं, साथ साथ सारे सब्जेक्ट इंप्रूव होने लगते हैं। लेकिन बच्चे इतना जल्दी मोल्ड हो पाते हैं? किसी को पूरा 11th लग जाता है, कोई 6 महीने में मोल्ड होता है, कोई मोल्ड ही नहीं होना चाहता। वो अपने अकॉर्डिंग टीचर को ही चेंज करने की कोशिश में लग जाता है। नहीं ये तो जम नहीं रहा इनका, तो हम कहीं और जमाएंगे। मतलब उसको अपने अकॉर्डिंग टीचर चाहिए। तो इस तरह से क्या होता है कि जब तुम मोल्ड नहीं होगे और तुम अपने अकॉर्डिंग दुनिया को मोल्ड करने की कोशिश करोगे, तो फिर अपने को एक्सपीरियंस का फायदा नहीं मिलेगा। टीचर क्या है, वो आपको एक्सपीरियंस शेयर करता है, उसने हजारों बच्चों को पढ़ाया है, उसको पता है कि कहाँ पर जा जाके बच्चे फिसलते हैं, कहाँ कहाँ जाके दिक्कत होती है, कैसे बैकलॉग क्रिएट होता है, सब कुछ उसको पता है। पहली बार 11th पढ़ रहे हैं, उसने हजार मतलब 10-15 साल 11th के बच्चों को डील किया है, उसको हर बार 11th-12th के ही बच्चे पढ़ाने हैं। तुम पहली बार 11th में होगे, पर टीचर तो 11th में कितनी बार साल से है, तो उसको ज्यादा पता है तुमसे, इतना तो समझ में आना चाहिए। इवन एडुकेशन के लिए, ठीक है, पेरेंट्स बच्चों के बारे में सब कुछ जानते हैं, बट एडुकेशन के पर्पज से टीचर को पेरेंट्स से भी ज्यादा पता है कि पढ़ना कैसे है, करना कैसे है, ये टीचर पेरेंट्स से भी अच्छा बता सकता है। बाकी सारी चीजों में हम कमेंट नहीं करेंगे,
पेरेंट्स इज लाइक एवरीथिंग, बट पढ़ना कैसे है और कैसे रिजल्ट इंप्रूव करना है, इसमें टीचर से बढ़िया हेल्प जो तुमको डेली पढ़ा रहा है उससे कोई नहीं अच्छा कर सकता है। लेकिन ये तब एप्लीकेबल होता है जब तुम सीरियसली बातों को लेने का रेडी हो कि हाँ भाई सर ने बोल दिया मतलब करना है तो करना है, अब उसमें कोई इफ बट नहीं लगना चाहिए। और कोई भी सीरियस काम अगर करोगे तो समस्याएं नहीं हो पाएगा, ये हो जाएगा। कोई भी काम इतना आसान होता तो उसको सब नहीं करते। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि सर ये तो बहुत मुश्किल है। अरे बहुत मुश्किल है, तुमने खुद एक मुश्किल टास्क ऑप्ट किया है। 25 लाख बच्चे नीट का एग्जाम अपियर करते हैं, 25 लाख बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे, फिर तो ना उतनी सीट है और ना ही बच्चों में उतना कैलिबर है। अगर आसान होता तो सिर्फ तुम्हारे लिए क्यों आसान होता, दूसरे के लिए क्यों नहीं आसान होगा? मुश्किल तो है, ये बात तुम एक्सेप्ट कर लो पहले, मुश्किल है, लेकिन तुमको क्या ये मुश्किल झेलना है या नहीं झेलना, ये सेकंड चॉइस है, सेकंड लेयर है कि नहीं सर प्रॉब्लम है फिर भी हमको करना है। तब जाके अब चीजें कन्वर्ट होना शुरू होती है। तुमको सिर्फ समस्या ही दिखेगी, सॉल्यूशन नहीं दिखेगा, तो फिर कैसे बात बनेगा? नया साल ऑलरेडी आ चुका है, बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों ने रिजोल्यूशन बना लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, 2-3 दिन फॉलो कर लिया। ये सब चीजें एक समय पर आगे खत्म हो जाती हैं अगर तुम अंदर से मोटिवेटेड नहीं हो, अंदर से अपने आप को चेंज नहीं करना चाहते। किसी के कहने से 2-4 बार किसी ने कह दिया और तुम मोटिवेट हो गए कि भाई अब ने तो उसने कहा है, चलो मान लो आज हमने इतनी सारी बातें कही, बच्चा मोटिवेटेड है, सर ने आज ये कहा है जब करना है, और ये चीज सिर्फ टीचर के कहने से तुम्हारे अंदर आई, तुम्हारा अंदर से ऐसा इच्छा नहीं था करने का कुछ, तो क्या होगा कि 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, महीना दिन, मैक्सिमम महीना दिन तो जाते जाते अच्छे अच्छे लोग फिर छूट जाते हैं, फिर वो अपने पुराने ढर्रे पर चले जाते हैं, जो पहले से करते आ रहे थे वही करने लग जाते हैं। कुछ चंद ऐसे बच्चे होते हैं जो स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेते हैं। जैसे मतलब तुमको बताता हूँ, मैं खुद हॉस्टल में ही पला बड़ा हूँ, मेरे को 25-30 साल बाहर मतलब बाहर रहते हो गए, मैं बहुत छोटे से ही हॉस्टल में था। बहुत सारे बच्चों को मैं देखता था अपने टाइम पर, जब मैं छोटा था, मैं खुद स्टूडेंट था उस टाइम, मेरे में आदत नहीं थी, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे थे कि जब उनको नींद लगती थी और रात को मान लो पढ़ना है, कल एग्जाम है, ऐसा कुछ बात हुआ और नींद लगने लगा, तो वो खड़ा होकर वॉक करके पढ़ने लगते थे। मतलब मेरे को आज भी ये चीज मेरे से नहीं होता कि अगर हम कोई चीज पढ़ रहे हैं और नींद लगने लगे तो हम रादर प्रीफर कि हम सो जाएंगे और फिर सुबह जल्दी जगने की कोशिश करेंगे, काइंड ऑफ मेरा वो तरीका है कि ठीक है अब नींद लगने लगा, दिमाग अब कह रहा है सोना है तो सो जाओ। लेकिन मैं देखता था कि बच्चे अपने ऊपर रिस्ट्रिक्शंस डालने के लिए कि नहीं अपने को अभी सोना नहीं है, तो वो खड़े होकर पढ़ने लगेंगे, खड़े होकर चीजों को सॉल्व करने लगेंगे, चेहरा धो के 2-3 बार चले आएंगे। मतलब ये हॉस्टल में ये बहुत बार हमने बहुत सारे बच्चों को ऐसा देखा। तो जब तक तुम रिजिड नहीं होगे अपने पर, तुम्हारा कोई प्रॉब्लम है तो उसके सॉल्यूशन पर जब तक रिजिड नहीं होगे तब तक तो तुम वैसे ही चलते चले जाओगे। इसलिए जो जो प्रॉब्लम्स तुमने फिगर आउट करी है, देखो आदमी कुछ भी नहीं सीखे तो एक्सपीरियंस तो लेता ही है। मान लो 11th में तुम लोग का 8 महीना 6 महीना हो गया और कुछ नहीं समझ आया होगा, तो कम से कम ये तो समझ में आ गया होगा कि पढ़ना कैसे होता है, क्या करना, क्या करते कि मेरा अगर मान लो किसी चीज में हम लैग कर रहे हैं तो नहीं लैग कर रहे होते। इतना बात आज की डेट में जितने भी बच्चे क्लास में बैठे हैं, या तुम लोग क्या कोई बच्चा जो 11th क्लास में अभी पढ़ रहा होगा उसको इस बात का समझ हो चुका होगा कि हम ऐसा क्या कि अगर वो लैग कर रहा है, जो नहीं कर रहा है, जो अच्छा कर रहा है, वेरी गुड, कीप डूइंग दैट, और उसमें क्या इंप्रूव किया जा सकता है उस पर बात हो सकती है। लेकिन जो बच्चे अभी तक नहीं इंप्रूव कर पाए हैं उनको ये बात अगर वो बैठ जाए 5 मिनट 10 मिनट अंतरात्मा पर हाथ रख के और बोलना शुरू करें कि क्यों ऐसा हाल हुआ, क्या क्या मिस्टेक्स हुई। अब वो मिस्टेक्स तुम्हारा है, सिस्टम का है, सेंटर का है, हमको वो सब नहीं सुनना।
लेकिन उसको पता तो चल जाएगा कि वो मिस्टेक्स क्या है। अब मिस्टेक्स भी तुम फिगर आउट कर पा रहे हो, समय भी तुमको दिख रहा है कि तुम्हारे पास कितना है, सब कुछ सामने हुए भी, होते हुए भी, और तुम अगर स्टेप्स नहीं ले रहे, अब बताओ इसमें किसका गलती है? तो एक बार आराम से सोच समझ के देखो, जो भी मिस्टेक्स हुई उसके लिए क्या करना चाहिए था। जब तुमको गलती पता चलेगी तो इसको नहीं होने के लिए क्या करना चाहिए था ये भी पता चलेगा। और जब ये पता चल जाएगा तो एक स्ट्रॉन्ग स्टेप लो, ताकि अब वो मिस्टेक्स रिपीट ना हो। अपने ऊपर रिस्ट्रिक्शंस बिल्ड करो, अपने ऊपर वो जो गलती बार बार मेरे से हो रही है वो नहीं होनी चाहिए, मतलब नहीं होनी चाहिए। इस चीज को हम कैसे इंश्योर करें? अब ये गलती क्या है, हर बंदे का अलग अलग है। सब लोग अपने अपने लेवल पर ये काम करेंगे तो इतनी इच्छा शक्ति डेवलप करनी पड़ेगी कि हमको अपना मिस्टेक रिपीट नहीं करना है। तुम सिर्फ फिजिक्स का बात नहीं है, तुम डे बाय डे लाइफ में भी बहुत ज्यादा अच्छा इंप्रूव कर जाओगे। मेडिकल कॉलेज में सेलेक्ट होना तो ये एक जस्ट पड़ाव है। मतलब मैं बार बार ये कहता हूँ कि नीट में सेलेक्ट होना इज नॉट लाइक कि मतलब तुम्हारा जिंदगी का यही सबसे बड़ा लक्ष्य था और बस तुमने मिल गया वो लक्ष्य। ये अभी तुमको दिख रहा है, तुमको लग रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा काम यही काम है, इसके अलावा कोई और काम नहीं है। एक मिनट बच्चे। लेकिन जैसे ही एक बार तुम मेडिकल कॉलेज में सिलेक्ट हो जाओगे ना, तब तुमको लगेगा कि अभी वहां पर भी बहुत ऐसे ही रेस लगी हुई है। अलग अलग डिपार्टमेंट में हैं लोग, अलग अलग, वहां पर भी एक रेस है, वहां पर भी एक कंपटीशन है, वहां भी एग्जाम क्रैक करना है। इवन द पॉइंट इज कि अगर तुम, चलो ठीक है, मेडिकल कॉलेज में भी 5 साल कर लिए सब कुछ, तुम तो डॉक्टर फैमिली से हो, डॉक्टर बन गया, ऐसा नहीं कि उसके बाद अब कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन हर जगह है। बहुत जिनके जिनके पेरेंट्स ऑलरेडी डॉक्टर हैं, ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं, दे कैन टॉक, उनको पता चलेगा कंपटीशन खत्म ही नहीं होता। तो उसमें अभी मेहनत करना है और अब इसके बाद नहीं करना है, अभी बस 1 साल का प्रॉब्लम है, उसके बाद प्रॉब्लम नहीं है, ये सब चीजें जो बेवकूफ होते हैं वैसा सोचते हैं ऐसा। लेकिन जो लॉन्ग रेस में आगे बढ़ना चाहता है वो अपनी आदतें सुधारता है, वो अपने आप को लंबी रेस के लिए प्रिपेयर करता है। और जब तुम लंबी रेस के लिए प्रिपेयर करोगे तो तुम्हारा बाकी ये जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है वो ठीक अपने आप हो जाने लगेगा। एक डिसिप्लिन रूटीन फॉलो करने लगेगा, एक सोने जगने का शेड्यूल हो जाएगा, एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ टाइम पढ़ाई के लिए डिवोट करने लगेगा। अब ये सुबह में कर रहा है, शाम को कर रहा है, रात को कर रहा है, ये सबका अपना अपना चॉइस है। पर डे 4 सब्जेक्ट पढ़ना है, दो सब्जेक्ट करके पढ़ना है, ये सारी चीजें वो धीरे धीरे फिगर आउट कर लेता है और फिर उस पर अब लगातार काम करना शुरू करता है। म्यूचुअल फंड, पता नहीं तुम लोग को बहुत ज्यादा अच्छा नहीं पता, एक लॉ है कंपाउंडिंग का जो इकोनॉमिक्स से बहुत अच्छा वर्क करता है। मतलब स्टैट्स कहता है अगर कोई बंदा 500 रुपीज और लेट से 1000 रुपीज, सिर्फ 1000 रुपीज पर मंथ अगर किसी डिसेंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दे तो 30 इयर्स में वो करोड़पति बन जाएगा। 30 इयर्स। ये प्रॉपर स्टैट्स है, ये प्रॉपर कैलकुलेशन है, ऐसा होता है। अब सोचने में लोगों को लगता है कि 1000, 12 महीने में 12,000, 30 में अगर उसको कैलकुलेट कर दें तो भारतीय 36 3.5-4 लाख रुपए होते हैं, ये 1 करोड़ कैसे? और ये कोई ऐसा नहीं है कि अचानक से कोई जादूगरी होती है, ऐसा होता है ऐसा होता है। एक्यूमुलेट होती हैं चीजें, और जब एक्यूमुलेट होती हैं चीजें तो उसके ऊपर कंपाउंडेड होता है। तुम्हारी आज की मेहनत, तुम्हारी कल की मेहनत, तुम्हारी परसों की मेहनत जब एक्यूमुलेट होगी तब कंपाउंड होगा। और जब कंपाउंड होने लगेगा कोई चीज
तो 3 का 6, 6 का 12, 12 का 24, 24 का 48, 48 का 96, 1 करोड़ कितना गुना हो गया ये तुमको आइडिया नहीं है। ऐसा तो देखने में लग रहा है कि 30 साल में अगर 1,000 पर मंथ के हिसाब से सोचा जाए तो 12 या 36, 3.5 लाख रुपए होते हैं। ये 1 करोड़ हुआ कैसे? तो यही खेल है, यही जादू है। अगर तुम थोड़ा थोड़ा ही हर दिन मेहनत करने का ऑनेस्ट होके काम करने लगते हो तो लाइफ में कंपाउंडिंग का भी उसका तुमको बेनिफिट मिलता है। डेली बेसिस पर पढ़ाई करने लगोगे तो तुम देखोगे धीरे धीरे स्टार्टिंग में 1-2 महीने में ऐसा नहीं होता कि आज हमने 1,000 रुपए डाले, कल 2-3 महीने 4 महीने में हमको दिखने लगे कि अरे हम तो करोड़पति बन गए। 30 साल, इट्स अ ह्यूज टाइम। लेकिन हाँ, ये मनी बात है कि ये होता है। तो तुमने आज पढ़ना शुरू किया, कल पढ़ना शुरू किया, तो हो सकता है कि तुमको 7 दिन में कोई टेस्ट आने वाला है तो उसमें रिजल्ट ना दिखे, 1 महीने में कोई टेस्ट आने वाला है तो रिजल्ट ना दिखे। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ेगा तुम खुद में देखोगे चीजें बदल रही हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, रिजल्ट्स इंप्रूव होने लगे हैं। अब ये तब है कि तुम हर महीने 1,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो। तुमने 1 साल किया, 2 साल किया, 3 साल किया, फिर क्या किया, फिर तो बहुत हो गया, छोड़ो हटाओ, तो थोड़े नए करोड़ होगा वो। तो वैसे ही तुमने आज पढ़ना शुरू कर दिया, कल पढ़े, परसों पढ़े, 2 महीना पढ़े और लगा कि नहीं यार अब तो हो नहीं रहा, अभी तो बहुत है, पर फिर पढ़ना ही छोड़ दिया। ये चीज आके फिर जीरो कर देती है चीजों को। जैसे ही हमने इन्वेस्टमेंट बंद कर दी, अब हम करोड़पति का ख्वाब देखना बंद कर दें। करोड़पति तो तभी बनेंगे जब हमको 1,000 हर महीने डालना ही पड़ेगा। वही है मेहनत और ईमानदारी से मेहनत का। तुमको डेली थोड़ा थोड़ा काम करना ही पड़ेगा, हम इसको छोड़ नहीं सकते। और लॉन्ग टर्म में इतने बड़े बड़े डिविडेंड तुमको मिलेंगे, इतने बड़ा बड़ा अमाउंट हो जाएगा ये कि तुमको यकीन नहीं होगा कि तुम ही ने मतलब इतना सब कुछ किया है। इसलिए ऑनेस्ट होके मेहनत करने का आदत डालो। इस नए साल को सबसे ज्यादा तुम लोग को मैं बता रहा हूँ, अक्टूबर से लेके अगले साल अक्टूबर, मतलब इस साल अक्टूबर नवंबर तक, ये तुम लोग का बेस्ट पीरियड होता है किसी भी 11th के बच्चे का, जिसमें वो सबसे ज्यादा पढ़ाई करता है। अक्टूबर से अक्टूबर, जैसे ही दीपावली आएगा हम लोग का 12 का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अब उसके बाद रिवीजन, जैसे अभी 12 के बच्चे जिनको मन करता है रिवीजन के लिए आते हैं, नहीं आते हैं, अपने में पढ़ते नहीं लगते हैं। ये जो समय अब चल रहा है ये सबसे ज्यादा मेहनत का समय है। अगर जो डिफरेंस क्रिएट करना चाहते हो तो यही 1 साल है तुम्हारा, जिसमें तुम डिफरेंस सच में क्रिएट कर सकते हो। जो करंट रनिंग चीजें हैं उससे एक स्टेप आगे जाने के लिए। जो भी पीछे छूटा है वो भी हो जाएगा। अभी हम उस पायदान पर हैं कि जो पीछे छूट गया है या जो नहीं कंप्लीट हुआ है, वो ऐसा नहीं है कि वो किया नहीं जा सकता। दैट इज नॉट ह्यूज, यकीन मानो। सिलेबस जैसे ही खत्म होगा उसके बाद 1 महीने के आसपास जो टाइम मिलता है उसे बहुत आसानी से चीजें की जा सकती हैं। आई हैव सीन दैट। तो किसी का 1D छूटा है, तो किसी का 2D छूटा है, तो किसी का रोटेशन छूटा है, किसी का ये छूटा है। 3-4 चैप्टर रिवाइज करने के लिए 1 महीने कहीं नहीं गए। और कोई भी बच्चा जो रेगुलर क्लास अटेंड करता है वो जीरो किसी चैप्टर में है, ये हम मानने को तैयार नहीं। अब मान लो कोई बच्चा कह रहा है हमको सब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन नहीं आता, तो हम ये मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं कि उसको F = m में नहीं समझ आता। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन नहीं समझ आता, उससे क्वेश्चन नहीं बन रहे होंगे, उसमें कंस्टेंट नहीं बन रहा होगा, फ्रिक्शन के क्वेश्चन थोड़े नहीं बन रहे होंगे। यही होगा न्यूटन्स लॉ में प्रॉब्लम। वर्क एनर्जी पावर नहीं, बैकलॉग है। मतलब ऐसा थोड़ा नहीं कि उसको वर्क डन का डेफिनेशन नहीं पता, वर्क डन की यूनिट नहीं पता, तब वो बिल्कुल भी पढ़ने वाला बच्चा नहीं है। अगर ये हाल है तो अगर जिस बच्चे ने थोड़ा बहुत क्लासेस अटेंड किए उसको पता है वर्क क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाँ उसे क्वेश्चंस नहीं बनते, बस वहीं पर जाके थोड़ा सा हेल्प कर देना है, बनने लगेगा क्वेश्चन, खत्म हो गया प्रॉब्लम। तो तरीके से चीजें की जा सकती हैं, बहुत आसानी से की जा सकती हैं, लेकिन उसके लिए पॉइंट ये है कि क्या तुम रेडी हो, कि तुमने अभी से ही मान लिया है कि नहीं अब मेरे से तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो हमने इतना बैकलॉग क्रिएट कर लिया है, अब तो दुनिया में सबसे घोर पापी हम ही है। बहुत सारे बच्चे इतना गिल्ट में जीते हैं,
हमको समझ नहीं आता कि ऐसा क्या हो गया मेरा, तुम इतना गिल्ट में जी रहे हो। जब भी कभी ऐसा लगे कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, ये कर दी, वो कर दी, सोचो 11th के बिगिनिंग में जब तुम आए थे, कौन सा एनर्जी, कितना सारा एनर्जी, उम्मीद, डिजायर लेके तुम आए थे कि ये करेंगे, वो करेंगे, ये कर देंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, और अभी इतना ज्यादा लो एनर्जी लेवल क्यों हो गया? 2 साल का ये पूरा जर्नी होता है, इतना जल्दी, अगर इतने जल्दी हम थक जाएंगे तब तो फिर अपना जो डेस्टिनेशन है वो और ज्यादा दूर निकलता चला जाएगा। तो न्यू ईयर रेजोल्यूशन ऐसा कोई बोल के न्यू ईयर रेजोल्यूशन है नहीं। इसमें तुम लोग यही डिसाइड करो कि बहुत अच्छी अच्छी आदतें हमको लगे और हम अच्छे से डेली बेसिस पर पढ़ाई करें, सिर्फ किसी को बताने के लिए नहीं, किसी को समझाने। हम तो मतलब मैं नहीं चाहता ये सब करना, मुझे पता चल जाता है कि किस बच्चे ने सही पढ़ाई कर रहा है और कौन सा बच्चा बस एवी ही पढ़ाई कर रहा है, सिर्फ बताने के लिए पढ़ाई कर रहा है। लेकिन मैं किसी बच्चे को ह्यूमिलेट नहीं करना चाहता। तुमको लगता है कि तुमको यही करना है तो ठीक है, वही करो, इट्स ओके। हम तुमको फिजिक्स सिखा सकते हैं, तुम्हारे बदले एग्जाम थोड़े ना दे जाएंगे हम, वो तो तुम्हारा एग्जाम है, खुद ही देना पड़ेगा। तो इसलिए ऑनेस्ट होके काम कीजिए, जो भी सजेशन दिया जा रहा है उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। कभी लगे कि सर हमको नहीं कुछ ऐसा जम रहा है या कुछ ऐसा कोई दिक्कत आ रहा है, तो बिना झिझक बात करने की कोशिश कीजिए। आपको जिससे भी लगता है कि आपको उससे अब उसका आंसर मिल जाएगा। लाइक कभी कभी हम पेरेंट्स से बात कर लेते हैं, कभी कभी हम किसी पर्टिकुलर टीचर से बात कर लेते हैं कि सर ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है, कैसे इसको मैनेज करें। इट्स ओके, सबको सब चीज पता होता तो फिर टीचर स्टूडेंट बनाया क्यों गया होता? हमको भी आज किसी चीज में समस्या होती है तो हम भी किसी से सलाह लेते हैं। सबके कोई ना कोई एक गुरु होते हैं और बात करने से चीजें आसान होती हैं। तो इसलिए आप बात कीजिए, जो भी समस्या आ रही है फिगर आउट कीजिए, क्या सोल्यूशन हो सकता है। खुद से पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर टीचर हेल्प करेगा। रिसोर्सेस को अच्छे से इस्तेमाल कीजिए। 2024 वेस्ट नहीं जाना चाहिए, मेरे को यही पॉइंट है। और ये सब कागज पर 2-4 स्टेटमेंट लिखने से ये सब होता नहीं है। 2-4 बच्चे 2-4 स्टेटमेंट लिख लेते हैं, अच्छे अच्छे कोट्स लिख लेते हैं और बस उनको लगता है कि हो गया ये न्यू ईयर रेजोल्यूशन। ये न्यू ईयर रेजोल्यूशन का बात ही नहीं है, ये सिंपल लाइफ चेंजिंग थिंग है। हमको अपना लाइफ बेहतर करना है तो हमको ये चीज करना है। अब उसमें एक बार नीट निकालना, ये भी उसका एक बाई प्रोडक्ट होगा। मेडिकल कॉलेज में जाके अच्छा करना, ये भी उसका एक बाई प्रोडक्ट होगा। अच्छा डॉक्टर बन जाएंगे, ये भी उसका बाई प्रोडक्ट होगा। अच्छा लाइफ स्पेंड करेंगे डॉक्टर बनने के बाद, ये भी उसका बाई प्रोडक्ट होगा। अच्छा अर्न करेंगे, वो भी उसका बाई प्रोडक्ट होगा। हर चीज उसका बाई प्रोडक्ट आ जाएगा। इट्स नॉट लाइक सिर्फ हम फिजिक्स के लिए तुमको इतना सारा ज्ञान दे रहे हैं और तुमको सिर्फ नीट क्रैक करने के लिए इतना सारा ज्ञान दिया जा रहा है। एक इनडिसिप्लिन बच्चा भी नीट अगर ढंग से उसका दिमाग तेज हो, IQ अच्छा हो, तो थोड़ा बहुत मेहनत करके लास्ट टाइम पर कैसे तैसे निकाल सकता है। लेकिन वो लाइफ में सक्सेस हो जाएगा ऐसा नहीं है। और जो बच्चा एक डिसिप्लिन्ड वे में एक तरीके से स्ट्रेटेजिकली अगर काम करता है तो हो सकता है कि नीट में उसके थोड़े बहुत रैंक ऊपर नीचे आ जाए, लेकिन लॉन्ग रन में अगर वो देखे ना, वो 1000 रुपया 1 करोड़ रुपया बन जाएगा। और इकोनॉमिक्स में ये कैलकुलेशन है कि मान लो जैसे हम कह रहे हैं कि 1000 अगर 30 साल के लिए कोई लगातार मतलब डालता है, अगर मान लो कोई एक बंदा है जिसने 1000 रुपये 30 साल तक स्टार्ट से डालना शुरू कर दिया, उसका दोस्त है, उसने कहा कि अभी 1000 क्या डालेंगे, जब मेरे पास थोड़ा और पैसा हो जाएगा तब डालेंगे। और इस तरह से उसने शुरू के 10 साल ऐसे ही वेस्ट कर दिए। अब उसको लगता है कि ठीक है, अब हम उसको डालेंगे तो थोड़ा मेरे पास अब पैसा आने लगा तो हम ज्यादा डालेंगे। अगर उसको भी 20 साल के बाद अगर 1 करोड़ पहुंचना है तो उसको कम से कम 5-5, 7-7 हजार रुपया पर महीने डालना पड़ेगा, जबकि उसको दूसरे वाले को 1,000 डालना है। अगर मान लो 10 साल और निकल गया, लास्ट के 10 इयर्स बचे, अब जो तीसरा बंदा मान लो तीसरा दोस्त है,
वो उसने 10-20 साल ऐसे ही निकाल दी, बोला नहीं हम तो एक ही बार में 1-1 लाख डिपॉजिट कर देंगे। उसको 50-50 हजार के आसपास डालना पड़ जाएगा अगर 1 करोड़ बिल करना है तो। ये मैं एक लमसम फिगर बता रहा हूँ, देयर इज अ प्रॉपर कैलकुलेशन फॉर इट। तो ये पैसा का बात इस तरीके से तुमको हम बता रहे हैं कि तुम अगर अभी से मेहनत करना शुरू करोगे तो तुम थोड़ा ही मेहनत करके अच्छा कर सकते हो। अगर तुम जून जुलाई के बाद मेहनत करना शुरू करोगे तो उसमें और ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा डेली बेसिस पर। और अगर मान लो अक्टूबर के बाद तुम सोचते हो कि अब हम अभी से मेहनत करके एकदम जीरो से और फिर वही रिजल्ट प्रोड्यूस कर दें जैसा वो बच्चा कर रहा है जिसने फर्स्ट डे से मेहनत किया, तो उसके लिए और ज्यादा मेहनत लगेगी जिससे बच्चा टूट जाएगा, वो बस के ही बाहर है, उतना कर ही नहीं पाएगा। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करें, डेली करें और लगातार करें, तो उससे क्या होगा कि न तुम टूटोगे न तुम्हारा मतलब इच्छा शक्ति मरेगा और काम होता चला जाएगा और तुमको एंड में एक बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। अभी नीट का रिजल्ट मिल जाएगा, आगे तुमको मेडिकल कॉलेज में रिजल्ट मिलेंगे। तो पढ़ने की आदत डालिए, अच्छा पढ़िए और टीचर से कम्युनिकेट कीजिए। कॉलेज में भी आपके प्रॉफ होंगे, वहां पर प्रोफेसर से कम्युनिकेट करते हैं बच्चे, बहुत सारा लाइफ लेसन तुमको मिलेगा। इट्स नॉट जस्ट अबाउट द सब्जेक्ट कि भाई हम अब फिजिक्स टीचर है तो सिर्फ फिजिक्स ही सिखाएगा वो हमको, या केमिस्ट्री टीचर है तो केमिस्ट्री ही सिर्फ सिखा सकता है और कुछ नहीं बता सकता वो। फाइनली ही इज ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, उसका भी एक एज है और उस एज तक उसने बहुत सारा एक्सपीरियंस लिया हुआ है, बहुत सारे बच्चों से उसने कम्युनिकेट किया हुआ है। तो अगर वो कुछ बताएगा तो डेफिनेटली तुमको कुछ ना कुछ तुम्हारे लिए हेल्पफुल बता ही देगा वो। Coming back to the topic, we are talking about the excess pressure. तो मैं बता रहा था कि जो भी सरफेस है, सरफेस का शेप देख के हमको पता चल जाएगा कि प्रेशर किस साइड ज्यादा है। जैसे लिक्विड ड्रॉप के अंदर प्रेशर ज्यादा होता है, बाहर का प्रेशर कम होता है, और ये जो डिफरेंस है इसी को बोलते हैं एक्सेस प्रेशर। एंड दिस डेल्टा पी फॉर लिक्विड ड्रॉप इज 2s/r, s इज द सरफेस टेंशन। सो बबल के लिए ये हमारा 4s/r होता है। और एक एयर बबल इनसाइड वाटर, वाटर के अंदर कोई अगर एयर बबल या कोई भी लिक्विड के अंदर एक एयर बबल है तो एयर बबल के अंदर का प्रेशर ज्यादा होगा और वो 2T/r होता है। अब हम किसी भी एक डायग्राम को इस चीज के लिए प्रूव कर सकते हैं। लिक्विड ड्रॉप थोड़ा आसान है, वैसे आसान तो कोई नहीं है, लेकिन फिर भी दिस इज बिट इजी टू एक्सप्लेन कि अगर हम इस लिक्विड ड्रॉप को आधा आधा बीचों बीच ऐसे कट कर दें, यहाँ पर एक छोटा सा प्रूफ मैं लिख देता हूं समझने के लिए कि लिक्विड ड्रॉप को इस तरह से हम आधा आधा कट कर दें, हाफ लिक्विड ड्रॉप, रिमेनिंग हाफ ये है। तो इसके अंदर का जो लिक्विड है, हमने बताया था कि लिक्विड या फ्लूइड हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस फोर्स लगाते हैं, इस तरह से ये फोर्स लगाएंगे। उन्होंने आपको बताया था कि कभी भी इस तरह का जब फोर्स आता है और बाहर का जो लिक्विड है, जो एयर है, वो ऐसा फोर्स लगेगा इस तरीके से। ये दो फोर्सेस तो लग नहीं रहे इस पूरे सरफेस एरिया पर, विच इज 2πr²। लेकिन एक और फोर्स है जिसको हमको कंसीडर करना पड़ेगा और वो है सरफेस टेंशन का फोर्स, जो कि ऊपर का जो मेम्ब्रेन है उसके मॉलिक्यूल्स इस तरह से लगा रहा है। ये पूरे लाइन पर ऐसा लगेगा। जैसे अगर इसको समझना हो तो ऐसा समझो कि अगर ये पूरा स्फीयर है और इसके बीचों बीच हमने एक लाइन ऐसा सर्कल ड्रॉ कर दिया, ऐसे आगे से पीछे तक अगर ड्रॉ करेंगे तो एक सर्कल हो जाएगा। तो ये लाइन के लेफ्ट वाले मॉलिक्यूल्स अपनी तरफ खींचेंगे, राइट वाले मॉलिक्यूल्स अपनी तरफ खींचेंगे। तो ये जो ब्लू कलर में हमने दिखाया है ना, ये लेफ्ट वाले मॉलिक्यूल्स इस पूरे मेम्ब्रेन को अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो ये हमारा वो फोर्स है। टोटल इस लिक्विड ड्रॉप पर 3 फोर्सेस लगते हैं। एक ये फोर्स लगता है ड्यू टू सरफेस टेंशन, और ये निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है। दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू 2πr, दैट इज द लेंथ ऑफ दिस लाइन इनटू सरफेस टेंशन s। ये हमारा F ये हो गया। बाहर का जो प्रेशर है P0 और अंदर का जो प्रेशर है P in, इन दोनों के कारण जो फोर्सेस लगेंगे, जैसे बाहर वाला जो प्रेशर है वो अंदर की तरफ ऐसा फोर्स लगाएगा जिसको हम लोग F1 से नाम से अगर डिनोट करें, F1 we can say this as F1, which is nothing but equals to P0 into πr², projection of area into
प्रेशर अगर परपेंडिकुलर टू द एरिया हर जगह फोर्स लग रहा हो तो ये हमारा फोर्स का एक्सप्रेशन होता है। और उसी तरह से F2 लिक्विड जो अंदर है वो राइट की तरफ फोर्स लगाएगा, विच को हम लोग बोल देंगे F2, एंड दैट F2 कैन बी रिटन एज P in। अगेन उसका भी प्रोजेक्शन लेंगे तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो इस लिक्विड ड्रॉप पर अगर देखा जाए तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टोटल 3 फोर्सेस लग रहे हैं। ग्रेविटी फ्री स्पेस की बात हो रही है इसलिए ग्रेविटी को हमने नहीं दिखाया, नहीं तो लिक्विड ड्रॉप बिल्कुल ऐसा रह ही नहीं पाएगा, ग्रेविटी का फोर्स नीचे जाएगा तो वो थोड़ा टिल्टेड हो जाएगा। तो ये बिल्कुल स्पेस में हम ऐसा डायग्राम इसका बना रहे हैं। तो 3 फोर्सेस हैं, कौन कौन से? ये F1 सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, F2 अपोजिट डायरेक्शन में। फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ ड्रॉप F1 प्लस F इज इक्वल टू F2, बस इक्वेट कर देना है। F1 क्या है? सो P नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर, F क्या है? 2 पाई आर एस, F2 क्या है? P इन इंटू पाई आर स्क्वायर। अब पाई हर जगह है, इसको हटा ही दो, और P इन माइनस P नॉट, P इन माइनस P नॉट इंटू आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2RS। अब इसके बाद जो बचा वो डेल्टा P दैट इज द एक्सेस प्रेशर, एक R से एक R कैंसिल आउट होगा और ये आ जाएगा 2S/R। अब देखो ये बहुत आसानी से ऐसे इसलिए प्रूव हो गया क्योंकि हमने ये जो फोर्सेस के एक्सप्रेशन है ये डायरेक्ट प्रोजेक्शन यूज करके लिख दिए। ये जो फोर्सेस है ये प्रोजेक्शन यूज करके लिख दिए। अब इसी को कोई एक एलिमेंट ले लेगा, प्रेशर इनटू एरिया करके कंपोनेंट ऑफ फोर्स ले लेगा और उसको साथ साथ में डेराइव करेगा तो ये और बड़ा हो जाता है। लेकिन हमने पहले ही तुमको एक प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट बता दिया था इसलिए डायरेक्टली उसको यूज कर लिया। तो प्रूफ भी अगर हम चाहें तो इसको देख सकते हैं, कोई ऐसा बड़ा बात नहीं है। लेकिन बहुत सारे बुक में मैंने देखा है कि ये प्रूफ में वो जो फोर्स प्रेशर इनटू एरिया का प्रोजेक्शन उसको भी डिराइव करने लगते हैं, तो फिर वो और ज्यादा बड़ा हो जाता है। जैसे मैंने लिक्विड ड्रॉप के लिए किया है वैसा आप सोप बबल के लिए भी कर सकते हो। यू कैन इजिली सी कि यहाँ पर एक 2πr इंटू एस का टर्म आया है। अगर लिक्विड बबल को तोड़ेंगे, सोप बबल को तोड़ेंगे तो 2 ऐसे टर्म बनेंगे, अंदर वाला मेम्ब्रेन भी खींचेगा, बाहर वाला मेम्ब्रेन भी खींचेगा, तो उसके कारण ये 4S/R आ जाता है। तो एक्सेस प्रेशर के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, पहले वो हम लोग वो देखें, और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं इसमें एक्सेस प्रेशर से। जैसे एक क्वेश्चन तो ये बहुत ही बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। एक नॉब है और 2 पाइप के एंड इस तरह से जुड़े हुए हैं, और एक में हमने एक बड़ा सो बबल कहो या बलून कहो इसको, ये एक बलून है और ये एक बलून है। इस तरीके से ये हमारा कैपिटल आर रेडियस का है और ये स्मॉल आर रेडियस का है, छोटा है इसलिए स्मॉल आर लिखा हमने, देख के ही समझ आ रहा है। और हमने ये नॉब को भी बंद किया हुआ है, और जैसे ही हम नॉब को ओपन करेंगे सो व्हाट विल हैपन इफ वी ओपन नॉब। ये नॉब को अगर ओपन कर दें तो इनके शेप पर क्या फर्क पड़ेगा, मतलब कैपिटल आर क्या होगा स्मॉल आर के साथ, क्या होगा कैपिटल आर बढ़ेगा, स्मॉल आर छोटा होगा, कैपिटल आर छोटा होगा, स्मॉल आर बढ़ेगा, व्हाट विल हैपन? ओके, हाँ चलिए आप ये बताएं क्या होगा। सर जिसका
रेडियस स्मॉल आर है तो उसका और कम होगा और जिसका कैपिटल आर है तो उसका बढ़ेगा। ओके, बिल्कुल सही आंसर है। लेकिन जनरली जो बच्चे का आंसर आता है, हो सकता है बच्चे ने पढ़ा हो पहले से ये क्वेश्चन, जनरली बच्चे क्या आंसर करते हैं कि ये घटेगा ये बढ़ेगा और दोनों बराबर बराबर रेडियस ले लेंगे फाइनल सिचुएशन, एंड दैट इज नॉनसेंस इन दिस केस। बड़ा और बड़ा होगा, छोटा और छोटा होगा। एंड ये काफी इंटरेस्टिंग केस कैसे हो रहा है ये हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। कोई एक्सप्लेन करेगा व्हाई दिस इज हैपनिंग? स्मॉल आर विल डिक्रीज एंड कैपिटल आर विल इंक्रीज, ये हमारा रिजल्ट है। क्यों हो रहा है ऐसा? ओके, फिर मल्हार, इसके अलावा कोई और? हाँ चलिए मल्हार आप बताएं क्यों हो रहा है ऐसा? सर वो जो स्मॉल बबल है उसका रेडियस कम है, तो जो एक्सेस प्रेशर होगा वो ज़्यादा होगा। मतलब जो पी इन माइनस पी नॉट है वो ज़्यादा है, मतलब जो पी इन है मतलब वो नेट ज़्यादा ही होगा स्मॉल बबल में। और वैसे अगर बराबर। लार्ज बबल में करेंगे तो जो पी इन है वो थोड़ा कम होगा। तो इसके लिए प्रेशर हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करता है, इसलिए वो छोटे से बड़े में जाएगा। बराबर, वेरी वेरी गुड। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। यहाँ के प्रेशर को मैं P1 से डिनोट कर रहा हूँ, यहाँ के अंदर के प्रेशर को मैं P2 से डिनोट कर रहा हूँ, और चूंकि बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमेशा हमको P0 लेना होता है, तो यहाँ पर वी कैन राइट P1 माइनस P0, दैट इज द एक्सेस प्रेशर विच इज इक्वल टू 2s अपॉन r। तो P1 कैन बी रिटन एज P0 प्लस 2s अपॉन r। सिमिलरली P2 के बारे में हम क्या लिख सकते हैं कि P2 माइनस P0 is equals to 2s upon r. So P2, that is the pressure inside the small, 2s P0 plus 2s by r. P0 plus 2s upon r. Now see, इन दोनों टर्म में, ये P1 और P2 में अगर हम रियलाइज करें तो पहला टर्म तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। जो दूसरा टर्म है उसमें यहाँ r डिनोमिनेटर बड़ा है और यहाँ पर डिनोमिनेटर छोटा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो एक कंक्लूजन जो हम निकाल सकते हैं कि P1 इज लेसर देन P2, यानी कि इसके अंदर जो एयर है उसका प्रेशर ज्यादा है और इसके अंदर का प्रेशर कम है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब नोब ओपन करेंगे तो जहां का प्रेशर ज्यादा है वहीं से हवा जाएगी ना दूसरी जगह, तो ये छोटा और छोटा होता जाएगा और ये बड़ा और बड़ा होता जाएगा। यकीन मानो, जिस बच्चे ने ये क्वेश्चन या तो अच्छे से नहीं समझा है, नहीं किया है, या तो उसने सिर्फ आंसर भी रट्टा मार लिया, तब भी तो ठीक है। लेकिन अगर मान लो जो पहली बार ये क्वेश्चन को देखता है ना, वो यही आंसर करता है कि बड़ा वाला छोटा वाला बड़ा होगा, दोनों बराबर रेडियस लेस कर देंगे, जबकि ऐसा नहीं है। छोटा वाला और छोटा होगा, बड़ा वाला और बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हवा इससे निकलेगी इसका रेडियस और छोटा होता जाएगा, और जैसे जैसे ये छोटा होता जाएगा इसका प्रेशर और बड़ा होता जाएगा। यू सी, as the radius will reduce, the pressure P2 will keep on increasing, और इसमें जब हवा आएगी तो रेडियस ये बढ़ता जाएगा, तो P1 keep on decreasing। तो ऐसा नहीं है कि हवा निकलने के बाद इसका प्रेशर बढ़ गया और कम हो रहा है, तो ये झट से खाली हो जाएगा और ये झट से फैल जाएगा पूरा। तो दिस इज आवर फाइनल रिजल्ट। ये पूरा पिचक जाएगा और ये पूरा फूल जाएगा। आई बात समझ में? एनीवन हैव एनी डाउट? किसी को डाउट है क्या? हाँ बोलिए। सर जब वो P2 से मतलब जब एयर निकलेंगी तब हम ऐसा क्यों बोल सकते हैं कि उधर प्रेशर और बढ़ेगा, मतलब एयर कम होंगी तो? अच्छा, एयर के कारण प्रेशर है कि वो मेम्ब्रेन के कारण? प्रेशर जो एक्सेस बन रहा है वो एयर के कारण बन रहा है या मेम्ब्रेन के कारण? मेम्ब्रेन के कारण ना। तो मेम्ब्रेन है इसलिए प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है। एक्सेस प्रेशर में ही जब रेडियस हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है, तो जैसे जैसे रेडियस रिड्यूस होगा प्रेशर और बढ़ता चला जाएगा।
सर पर जो प्रेशर देखते हैं वो मेम्ब्रेन पे देखते हैं, तो मेम्ब्रेन खुद पे कैसे प्रेशर अप्लाई करेगा? क्या? सर जो हमने वो प्रेशर का देखा है वो हमने मेम्ब्रेन पे देखा है, तो मेम्ब्रेन खुद पे कैसे प्रेशर अप्लाई करेगा? मेम्ब्रेन पर प्रेशर नहीं होता, मेम्ब्रेन के कारण एक्सेस प्रेशर होता है जो अंदर में जो एयर है उस पर, उसका एक्चुअली मेम्ब्रेन के कारण प्रेशर एक्सेस बिल्ट हुआ। ये तो यही से हमने जब स्टार्ट किया था तो वाटर बोतल और बलून का एग्जांपल तो इसीलिए लिया था। इसमें प्रेशर एक्सेस क्यों नहीं हो रहा? ये भी तो बिल्कुल ऐसा ही सिनेरियो है, क्योंकि ये प्रेस नहीं कर रहा, ये अंदर की हवा को दबा नहीं रहा। बलून क्या करता है? अंदर की हवा को दबाता है, तो दबाता है तो प्रेशर बिल्ट होता है। अब जैसे जैसे रेडियस रिड्यूस होगा और हमारा एक्सेस प्रेशर में रेडियस ऑलरेडी डिनोटर में आ रहा है, ये ऑलरेडी हमारा ये चीज हमने देखा है कि ये हमारा जो एक्सेस प्रेशर में रिलेशन है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। तो हम भूल सकते हैं कि जैसे जैसे रेडियस और छोटा होगा उसका प्रेशर और बढ़ता जाएगा। उसका रेडियस, जब हवा इधर से इधर जाएगी तो उसका रेडियस तो और बढ़ेगा, तो रेडियस बढ़ेगा तो और प्रेशर घटेगा ही बेसिकली उसका, तो ये और तेजी से मूवमेंट होता चला जाएगा। अब इससे ज्यादा और क्या लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है? मतलब इससे ज्यादा और क्या लॉजिकल एक्सप्लेनेशन आप चाहते हो? हमारे पास एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला जो आया है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस है, तो वहीं से तो ये बात को जस्टिफाई किया जा सकता है ना। दो रेडियस कम या ज्यादा पर उसमें ज्यादा प्रेशर क्यों और उसमें कम प्रेशर क्यों, ऐसा अगर बात को सोचना हो तो अभी तो बहुत ज्यादा एक चीज जो सोच सकते हैं, यहाँ पर जब फोर्स में जो टर्म्स आ रहे हैं ना, इसमें सरफेस टेंशन का जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, यू सी 2 पाई आर इंटू एस। लेकिन प्रेशर डिफरेंस को, मतलब जो लिक्विड के अंदर जो प्रेशर डिफरेंस के कारण जो फोर्स है वो आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। कुछ इसके कारण ये बात है, इसके कारण कुछ हम बोल सकते हैं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर आ रहा है। अगर ये सब आर स्क्वायर के ही प्रोपोर्शनल होते तो आर पर इंडिपेंडेंसी डिपेंडेंसी नहीं आती। और क्या इसे बेहतर सोच सकते हैं? अभी तो कुछ और इससे ज्यादा हम नहीं सोच पा रहे हैं, बट अगर कुछ और लॉजिकली एक्सप्लेन करना हुआ तो हम सोचेंगे, कुछ और अगर मिल जाए एक अलग तरीका देखने का तो बता देंगे। तो ये एक क्वेश्चन है, डबल बबल का कॉन्सेप्ट। हाँ बोलिए। सर अगर ये दोनों साइड्स पे जो बलून लगाए हैं उसकी जगह अगर एक सोप बबल हो और एक हाफ सोप बबल हो तो सर उस केस में भी ये अप्लाई कर सकते हैं ना ये वाला कॉन्सेप्ट? हाफ सोप बबल मतलब? सर मतलब हेमिस्फेरिकल और सेमी हेमिस्फेरिकल सोप बबल। देखो, अगर हम किसी भी सोप बबल को छोड़ें और किसी पॉइंट से उसको कनेक्ट करें तो वो हेमिस्फेरिकल कैसे हो सकता है? वो जब भी होगा तो स्फेरिकल शेप ही होगा ना। मतलब जो बचा हुआ ये ओपनिंग हम बहुत छोटा ले रहे हैं, इट्स नॉट लाइक ये बहुत बड़ा है। तो इस तरह से जब हम लेंगे तो ये तो स्फेरिकल शेप ही लेगा ना। मिनिमम सरफेस एरिया कंटेन करने के लिए तो जो भी वॉल्यूम ऑफ एयर होगी उसके लिए तो स्फेरिकल शेप ही लेना पड़ेगा। इसको इसको तुम हेमिस्फेरिकल कैसे कर रहे हो? सर एक्चुअली एक क्वेश्चन था जिसमें लिखा हुआ था कि जो सोप बबल है वो ऐसे ही सेम पाइप था एंड नॉब था एंड एक साइड पे उसका हेमिस्फेरिकल सोप बबल था और दूसरे साइड पे सेमी हेमिस्फेरिकल था। मतलब वो हेमिस्फीयर का भी आधा था, पता नहीं, वो मुझे भी नहीं समझा था, इसलिए उसमें भी वही शायद कॉन्सेप्ट लगाया है। मैं बता रहा हूँ, हेमिस्फेरिकल मेनिस्कस का कॉन्सेप्ट लगाया जाता है जब हम लोग, जैसे हमने बताया था ना कि ये जैसे मतलब एक
कलछी है, तेल जिससे हम लोग पूरी वूरी तलते हैं, तो उसमें जो होल्स होते हैं, तो उसमें होल में हमारा जो होल होने के बावजूद उसमें ऑयल उस पर रह जाता है। या जो कंटेनर है, ये कंटेनर में अगर एक होल कर दिया जाए तो कायदे से पूरा पानी निकल जाता है, निकल जाना चाहिए, लेकिन पानी आके थोड़ा सा रुक जाता है। तो इसमें जो मेनिस्कस बनता है ना, वो हेमिस्फेरिकल शेप का ऐसा लेते हैं, क्योंकि इस समय ये मैक्सिमम प्रेशर डिफरेंस होता है। क्योंकि ये जो ओपनिंग का जो रेडियस है, अगर ये ऐसा शेप ले लिया या फिर इससे छोटा शेप ले लिया, इन बोथ केसेस में रेडियस ज्यादा हो जाएगा। और प्रेशर डिफरेंस की जहां तक बात है कि बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर, तो बाहर का प्रेशर पी नॉट होता है और इसके जस्ट अंदर का प्रेशर पी नॉट प्लस, कि अंदर का प्रेशर ज्यादा होगा तो 2s/r। नाउ दिस r इक्वल टू कैपिटल R, दैट इज द रेडियस ऑफ दिस होल। ये हेमिस्फेरिकल शेप लेने पर ही होता है। इसलिए जब हम ये हाइट की बात करते हैं ना कि मैक्सिमम हाइट कितना होगा, तब इसको हेमिस्फेरिकल शेप ले लेते हैं। लेकिन यहां पर ये हेमिस्फेरिकल शेप का मतलब हो गया, समझ रहे हो, ऐसे मतलब ऑलमोस्ट पिचक गया हो। इस केस में वो चीज नहीं आएगी। और आप जो बोल रहे हो वो अलग अलग क्वेश्चन में वैसे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे एक ट्यूब है, एक ट्यूब है, इसमें कितना लंबा वाटर कॉलम कंटेन किया जा सकता है। तो जब मान लो ये ट्यूब है, इसका कुछ भी रेडियस दिया गया है स्मॉल r, तो इसमें लिक्विड कुछ ऐसा शेप लेगा, ऐसा और ऐसा, इस तरीके से। तो ये दोनों का रेडियस जो होता है वो स्मॉल r के बराबर लेते हैं, अगर हमको मैक्सिमम लिक्विड का लेंथ निकालना हो तो। इस सिचुएशन में वो चीज एप्लीकेबल नहीं है। और हम आएंगे, ये 2-3 क्वेश्चन जो है ये हम लोग कुछ और डिस्कशन हो जाएगा। एक्सेस प्रेशर का ही एप्लीकेशन है, तो इस पर हम लोग आएंगे अभी कि हेमिस्फेरिकल शेप मेनिस्कस कब लेता है। कैपिलरी राइज से भी उसका रिलेशन आता है। डबल बबल जानते हो? व्हाट इज डबल बबल? डबल बबल जानते हो? जैसे जब हम लोग सो बबल फुग्गा फुलाते हैं, या बहुत बार देखे होंगे झाग जब बनता है, जैसे सोप सोल्यूशन है, कपड़ा धो रहे हैं हम लोग, तो एक बड़ा बबल बनता है, उसके बगल में एक छोटा भी बबल बन जाता है। दैट इज, उसका जो 3 डायमेंशनल डायग्राम है वो थोड़ा मुश्किल है ड्रॉ करना, लेकिन उसका जो शेप होता है ना, कुछ इस तरह से होता है। ये जो सरफेस है जहां पर ये दोनों टच कर रहे होते हैं, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये जो छोटा वाला जो बबल है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये जो बड़ा वाला बबल है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये सब अलग अलग होते हैं। ये होता है r, ये होता है स्मॉल r, और जिस पॉइंट पर ये टच कर रहा है, पॉइंट नहीं होता एक्चुअली, वो जिस सरफेस होता है, एक सो बबल और दूसरे सो बबल को जब टच कराते हैं, एक जगह सर फूट जाएगा नहीं, फूट जाने वाला केस हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं। जब दोनों टच होते हैं और दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, कभी कभी क्या होता है कि दोनों सिंगल बबल बन जाते हैं, वो भी केस नहीं डिस्कस कर रहे हैं। जब दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो जहां पर वो कांटेक्ट में होते हैं वो एक सरफेस होती है, और उस सरफेस का अपने को रेडियस निकालना होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस पार्ट, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर of the common surface of a double bubble. ये जो कॉमन एरिया है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? चलिए ट्राई कीजिए। इन टर्म्स ऑफ कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। ये सब बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, और सरफेस टेंशन जब आपने पढ़ा होगा तो जरूर ये सब क्वेश्चन किए होंगे। और तुम लोग को ये सब क्वेश्चन बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। तुम चाहो तो आंसर याद कर लो, लेकिन जितने भी क्वेश्चन मैं आज करा रहा हूँ ये मोस्ट नेसेसरी क्वेश्चन है।
इसके बाद तो खैर हम लोग क्वेश्चन और करेंगे ही जो ऐसे दिख जाते हैं, लेकिन जो नेसेसरी क्वेश्चन है, मतलब 10 क्वेश्चन में 4 बार वो क्वेश्चन आ जाता है, ऐसा क्वेश्चन, तो वो ये सब क्वेश्चन है। हाँ बताइए आध्या, क्या है आंसर आपका? सर कैपिटल R इंटू R अपॉन R माइनस R, कैपिटल R माइनस R। कैसे करेंगे इसको? सर एक्चुअली ये आध्या, ऐसा टाइप का क्वेश्चन, हाँ सर एक्चुअली मैंने ऐसा टाइप का क्वेश्चन पहले सॉल्व किया हुआ था, तो उसमें सर बस फॉर्मूला दे के रखा था, लॉजिक दिया हुआ ही नहीं था, तो मैंने फॉर्मूला याद कर अरे लिया। ठीक है, अच्छी बात है। अगेन मैं कह रहा हूं ना कि ये सब मस्ट क्वेश्चंस है, मतलब इसके आंसर्स भी याद करते हो तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन कंटेक्स्ट पता होना चाहिए। मैं बार बार ये कहता हूँ, आप बहुत सारे फॉर्मूले, बहुत सारे रिजल्ट बच्चे याद करते हैं, बट उसका कंटेक्स्ट भूल जाते हैं। अब हमने याद किया है लेकिन यही नहीं पता कि इसको कहाँ यूज करना है, तो फिर उसका फिर याद करने का क्या फायदा? देखो ध्यान से समझना है, ये जो इंटरफेस है ना, ये भी एक सरफेस है, और ये सरफेस अगर 2D में ड्रॉ करूं तो कुछ ऐसा होता है। ये 2D में ड्रॉ किया हमने, यहां का प्रेशर और यहां का प्रेशर, ये 1 पॉइंट है जो कि बड़े वाले स्फीयर के भीतर है, और ये 2 वाला पॉइंट छोटे वाले स्फीयर के भीतर है। मतलब मैं इसको P2 से डिनोट करूंगा और इसको P1 से डिनोट करूंगा। और P2 और P1 क्या है ये बताने की जरूरत नहीं है। P1 हमारा हो जाता है P0 प्लस, अगेन सो बबल है तो 4s अपॉन r लिखना पड़ेगा, और P2 कैन बी रिटन एज P0 प्लस 4s अपॉन स्मॉल r। अब यहां पर एक मेम्ब्रेन बन रही है, और ये मेम्ब्रेन कुछ इस तरह की है, और एक्चुअली 2 मेम्ब्रेन है, एक ऊपर भी है और एक नीचे भी है। तो जब भी इस तरह का शेप है, मैंने यहीं से इस बात को आपको बताया है, यहाँ पर जब से डिस्कशन शुरू किया ना, तो ये अगर सरफेस ऐसा है, ऐसा है या ऐसा है, तो सरफेस अगर सिंगल सरफेस है तो जो डिफरेंस होता है वो 2s/r लिख देते हैं, अगर r इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। लेकिन अगर 2 सरफेस हैं, 2 लेयर्स हैं, तो ये 4s/r हो जाता है। जैसे सोप सॉल्यूशन के केस में ये जो सरफेस हमारा यहाँ बन रहा है, उसमें दोनों तरफ सरफेस है, मतलब दो जो वो जहां पर कांटेक्ट है, वो जो सरफेस है उसमें 2 लेयर्स है, 2 सरफेस है, बहुत थिन है लेकिन 2 सरफेस है। इसलिए ये हमारा P2 है जो कि ज्यादा है, और ये हमारा P1 है जो कि कम है, एंड P2 माइनस P1 दैट इज द एक्सेस प्रेशर इज इक्वल टू 4s अपॉन R इक्विवेलेंट। ये R इक्विवेलेंट इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर है। अब P1 और P2 इंडिविजुअली हमने निकाल ही लिया है, ऑल वी हैव टू डू इज टू जस्ट पुट द वैल्यूज, पुट कर दो। सो P0 प्लस 4s अपॉन R माइनस P0 माइनस 4s अपॉन कैपिटल R, एंड दैट इज इक्वल टू 4s अपॉन R इक्विवेलेंट। क्योंकि ये सारे सेम ही मटेरियल के हैं, इसलिए इस सब में हमने सेम यूज किया है। और इस तरीके से पहले तो P0 गायब हो जाएगा और 4s को भी हटा दो। सो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट दिस, और इसके बाद सीधे सीधे यहां से ये फॉर्मूला हम R इक्विवेलेंट का लिख सकते हैं। R इक्विवेलेंट हम उस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर लिख रहे हैं। तो ये कोई बहुत वो बात नहीं है, सिंपल ही डेरिवेशन है, बस हमको समझ आना चाहिए। हाँ बोलिए। सर अगर वो जो कॉमन सरफेस उसको अगर आधा काटा तो फिर वो जो आपने पहले डेरिवेशन किया था वैसे ही होगा वो। कॉमन सरफेस को आधा काटोगे तो फिर जो स्मॉल आर का है उससे P1 आएगा। नहीं, देखो जो कॉमन सरफेस है ना वो 3 डायमेंशनल है, मतलब और उसका शेप सर्कुलर जरूर है, लेकिन उसके ऊपर जो टेंजेंट बनेंगे, जैसे यहाँ पर ये जो हमने आधा काटा है लिक्विड ड्रॉप को,
तो इसमें हम क्लियरली पता है कि ये इस पर टेंजेंट का डायरेक्शन बिल्कुल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा। यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स डायग्राम बनेगा, मतलब यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है और ये पूरे पर ऐसे 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 इस तरह से जो फोर्सेस बनेंगे और इसके लिए फिर इस तरह के फोर्सेस बनेंगे और ये फोर्सेस एक दूसरे को हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक दूसरे को बैलेंस करेगा, मतलब एक कंपोनेंट तो कैंसिल आउट होगा, तो ये एंगल लेना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो फोर्स वाले मेथड से इसको करना थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा। जनरली हम लोग इसको इसी तरीके से प्रूव करते हैं कि वो जो लेयर बन रही है उसके दोनों साइड में प्रेशर हमको पता है और किसी भी एक सरफेस के दो साइड में प्रेशर अगर हमको पता हो तो प्रेशर डिफरेंस 2s/r या 4s/r डिपेंडिंग कि वो सिंगल लेयर है या डबल लेयर है। अगर सिंगल सरफेस है तो 2s/r, डबल लेयर है तो 4s/r, वेयर r इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसमें भी एक और कॉन्सेप्ट है जो हम तुम लोग को नहीं देना चाहते थे कि अगर मान लो कोई सरफेस है जिसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज हो रहा है, ऐसा तो हर सरफेस स्फेरिकल नेचर का होगा ये कोई जरूरी नहीं है। मान लो एक कपड़ा है रेक्टेंगुलर शेप का और उसको चार दोस्त मतलब चार एंड से उसको ऐसे पकड़ लिया गया है, जैसे टेंट वगैरह लगाते हैं ना, कुछ वैसा। इस तरह से, या ऐसा सोचो कि चार जगह से बंधा हुआ है और इधर से हवा तेज चल रही है, तो जैसा शेप लेगा ना, ये बिल्कुल ऐसा शेप ले लेता है, ये ऐसा शेप ले लेता है। कभी भी मतलब कोई कपड़ा सुखाना हो और चारों एंड, जैसे मान लो कोई तौलिया है पतला सा और उसको चारों एंड से बांध के हम लोग सामने से कोई हवा चला दिए तो वो कैसा शेप लेता है? दैट इज नॉट ए स्फेरिकल शेप, वो एक जनरल रैंडम शेप लेता है। तो इस तरह का अगर कोई सरफेस है, समझ रहे हो, जनरल सरफेस, तो उसके दो साइड में प्रेशर का जो डिफरेंस होता है वो डेल्टा पी का जो एक्चुअली फॉर्मूला होता है वो होता है S इंटू 1/r मैक्स प्लस 1/r मीन। एक्चुअल फॉर्मूला ये होता है। इसका डेरिवेशन अगेन अभी डिफिकल्ट, ये आसान नहीं है, हम लोग के लेवल पर ये डेरिवेशन नहीं हो पाएगा क्योंकि इसमें बहुत सारे और भी कंपोनेंट एंगल की बात आती है। तो ये एक जनरल सरफेस का फॉर्मूला है। अब एक स्फेरिकल सरफेस के लिए आर मैक्स और आर मीन दोनों आर ही होते हैं। फॉर एन स्फेरिकल सरफेस R max is equals to R min and that is equals to R। इसलिए और एक सरफेस है तो इतना, दो सरफेस है तो इसमें ट्वाइस चला मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका यूज एक जगह है, मैंने इसको जानबूझ के इंट्रोड्यूस किया है कि इसका यूज एक जगह हम लोग को आता है, दो ग्लास प्लेट के बीच में। मैं वो चीज अभी डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन तुम लोग को एक बस अगर कर पाए तुम लोग, कितने लोग माइक्रोस्कोप देखे हो, यूज किए हो? सब डॉक्टर के फैमिली से हो तो मतलब ज्यादातर मेरे को चांस है कि सबने माइक्रोस्कोप यूज किया होगा, देखा होगा। स्लाइड्स उसका बनाए हो, स्लाइड जो होता है माइक्रोस्कोप का, वो जो स्लाइड जैसा होता है ना, वैसा ही हमको क्या करना है, एक कांच का प्लेट लेना है, ठीक है, और तुमको क्या करना है, एक बूंद वाटर यहाँ पर डिप डाल देना है इसके ऊपर, और एक दूसरा प्लेट बिल्कुल उसी के जैसा लेके और इस लिक्विड को इसके ऊपर मतलब इसको ऐसे प्रेस कर देना है ताकि ये लिक्विड ड्रॉप फैल जाए। नाउ अगर मैं इसको थोड़ा सा साइड व्यू बना दूं, इसका साइड व्यू कुछ ऐसा बनेगा। ये दोनों प्लेट्स हैं, ग्लास प्लेट्स। वैसे तो ये लेयर बहुत पतली है लेकिन मैं फिर भी दिखा रहा हूं, और ये पूरा लिक्विड का लेयर हो जाएगा, यहाँ पर वाटर ऐसे फैल जाएगा।
Now what you have to do, you have to just try to pull these plates in this fashion. इस तरीके से इसको सेपरेट करना है. जैसे तुमने एक स्लाइड लिया, बीच में पानी रख दिया, दूसरा स्लाइड उसके ऊपर रख दिया, उसको हाथ से प्रेस जैसा कर दिया ताकि लिक्विड फैल जाए. नाउ तुमको एक वो है स्लैब है, उसको ऊपर से और एक नीचे से पकड़ना है और इसको सीधे सीधे खींचना है, स्लाइड नहीं करना. यू डोंट हैव टू गो लाइक दिस. ऐसा स्लाइड करोगे तो अच्छे से स्लाइड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. इसको सीधे सीधे ऊपर से नीचे हटाना है. ट्राई करना. तो हटा पाते हो क्या? अभी किए हो ये? एनीवन? कभी ऐसा मौका मिला है? हाँ सर, वो कभी कभी वो जो ऊपर जो हम लोग थिन फिल्म डालते हैं वो टूट जाती है अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो ज्यादा. बहुत पतला तो ग्लास यूज करना मत. वो स्लाइड हमने जस्ट एग्जांपल लिया था ताकि ये चीज वहां पर से तुम रियलाइज कर सकते हो. कोई भी कांच हो, मोटा हो थोड़ा सा, उस पे क्योंकि तुमको फोर्स लगाना पड़ेगा एंड इट्स ह्यूज फोर्स. थोड़ा बहुत नहीं तुमको, मतलब मैं ये इसलिए बताना चाहता हूं कि तुम देख सकते हो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है और सरफेस टेंशन क्या होता है. कोई भी मिरर हो, टूटा हुआ हो, कैसा भी, बस हमको 2 कांच का टुकड़ा चाहिए. एकदम से रेक्टेंगुलर शेप होने का कोई जरूरत नहीं है. एक ऐसे नीचे रखो, एक बूंद पानी डालो और दूसरा को उसके ऊपर रख के, और उसके बाद सीधे दोनों को खींचने की कोशिश करो, ऊपर नीचे सीधे. स्लाइड मत करना. बस स्लाइड करोगे तो तुमको समझ ही नहीं आएगा क्या हुआ. इजीली स्लाइड हो जाएगा स्लिपरी सरफेस जैसा. लेकिन अगर तुम दोनों को सीधे सीधे हटाने की कोशिश करोगे, हटा नहीं पाओगे. करके देखना. और क्यों ऐसा होता है, वी विल डिस्कस दिस इन द नेक्स्ट क्लास. अगेन दैट इज आल्सो बिकॉज ऑफ द एक्सेस प्रेशर. एक्सेस प्रेशर का ही कॉन्सेप्ट आता है. और वहां पर ये वाला फॉर्मूला जो आज हमने लिखा है, इसका यूज करेंगे हम लोग. ये वाला फॉर्मूला कि वहां पर जो मेनिस्कस बनता है, वहां पर जो सरफेस बनता है, उसमें स्फेरिकल सरफेस नहीं बनता. वो दैट सरफेस इज लाइक आर्बिट्ररी शेप काइंड ऑफ. तो उसमें हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं एक्सेस प्रेशर का. बाकी 3 केसेस जो बहुत कॉमनली यूज किए जाते हैं, लिक्विड ड्रॉप, सोप बबल एंड एयर बबल इनसाइड वाटर और लिक्विड, इन तीनों का एक्सेस प्रेशर हमको याद होना चाहिए. ये क्वेश्चन, डबल बबल, ये सब एकदम से अच्छे से याद होना चाहिए. ये प्लेट वाला जो क्वेश्चन है, ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर तुम ये क्वेश्चन नहीं सीखोगे और अगर आ गया तो नहीं होगा. अगर तुमको नहीं पता है तो नहीं होगा ये क्वेश्चन. यू कांट इवन थिंक ऑफ इट. इसलिए ये क्वेश्चन हमको बताना पड़ेगा. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. होपफुली वी आर गोइंग टू फिनिश दिस बाय सैटरडे. थैंक यू.